और इसी बीच हमारे साथ गेस्ट भी चूंकि जुड़ चुके हैं, विनोद दत्ता जी हैं और टीपी त्यागी जी, दोनों रक्षा विशेषज्ञ हैं। आज सर, जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर चूंकि हमला किया, परमाणु ठिकानों पर अब अटैक करना शुरू कर दिया है, तो एक और विषम परिस्थितियां बनती हुई आप देख पा रहे होंगे। दत्ता सर, आपके पास आते हुए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से इजराइल ने पहले भी ये बताया था, और आपको याद हो 1 मई का उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया था या डी डे फिक्स किया था कि 1 मई को मतलब अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है, और उसमें इजराइल का भी साथ अमेरिका ने कहा था कि वो भी हमारा साथ देगा। लेकिन जिस तरह से ईरान ने साफ और वाज़ेह किया था कि अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो ईरान उसको रिटेलिएट करेगा, और इजराइल और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए ये बड़ा दुखद इवेंट। लेकिन सर, क्या ये जंग छिड़ गई है दोनों देशों के बीच? पहले हम देखते हैं कि हमास के साथ इजराइल युद्ध करता है, और उसके बाद क्योंकि ईरान हमास को सपोर्ट करता है, तो क्या ईरान और इजराइल के बीच सीधी वॉर शुरू हो गई है? हाँ, बिल्कुल, यकीनन। देखिए, इजराइल एक ऐसा देश है जिसे किसी बात से कोई गुरेज नहीं है। उसके लिए उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है। और इजराइल और ईरान की अगर आप दूरी देखें तो करीब 2200 किलोमीटर की है, लेकिन इजराइल के पास इस तरह का कॉम्बैट स्टेमिना है, उसके पास इस तरह का सामरिक स्टेमिना है कि वो वहाँ के देशों में, मतलब ईरान में इतनी स्ट्राइक कर सके। और जिस तरह से खबर आ रही है, हालांकि उनका अभी तक कोई ऑफिशियल मतलब उनका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई IRGC के चीफ को भी नुकसान पहुंचाया गया है, या उनके जो आर्मी चीफ है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। अगर ये बातें सच हैं तो इजराइल यकीनन इसी तरह के अटैक करता है, क्योंकि इजराइल का जो अटैक करने का तरीका है वो उसका अपना टारगेट अपनी चूजिंग का होता है। जाहिर तौर पर सर, आपके पास मैं वापस अभी लौट रही हूँ। इस वक्त त्यागी सर भी हमारे साथ है। त्यागी सर, आपके पास आते हुए, अभी जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे दुनिया बढ़ रही है? और सबसे खास सवाल आपसे सर ये कि अमेरिका और रूस, अगर इन दोनों कंट्रीज की हम इसमें बात करें तो इनकी भूमिका आप किस तरह की देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है, और वो बूंदाबांदी काफी दिनों से चल रही थी। इजराइल ने ये तो पहले से ही कह रखा था कि हम किसी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। लेकिन कुछ दिन पहले इजराइल ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अमेरिका का ईरान के साथ समझौता हो भी जाता है, न्यूक्लियर डील हो भी जाती है, तो भी हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। यानी कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि समझौता और नो समझौता, वी विल अटैक। अब उन्होंने वहां की, बताया जा रहा है कि 6 साइट पर अटैक किया है, लेकिन मेनली नतांज साइट पर अटैक किया है, जहां पे यूरेनियम के एनरिचमेंट का काम होता है। यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए उन्होंने काउंटर फ्यूजिज इकट्ठे किए थे। ईरान ने काउंटर फ्यूजिज वो होते हैं जो डेंसिटी के मुताबिक यूरेनियम के आइसोटोप को अलग अलग कर देते हैं। तो उन्होंने इसलिए किया है कि अगर ये काउंटर फ्यूजिज से इस्तेमाल करते रहे तो यूरेनियम का एनरिचमेंट ये 60% से 90% तुरंत कर लेंगे, और ये फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। इसलिए विदाउट वेटिंग फर्दर। तो क्या सर ऐसा इजराइल ने सोच समझकर किया? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अटैक किया गया है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा अटैक करो जिससे ईरान ही पूरा खत्म हो जाए। क्या इस अटैक के तौर पर हम देखें? और क्योंकि इजराइल बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहा है। यकीनन गुस्से में तो है ही है, लेकिन मनोबल से भी बढ़ा हुआ है। याद कीजिए, 24 घंटे पहले ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ अपोजिशन ने एक बिल रख दिया था रिगार्डिंग द यहूदी जो रिलीजनिस्ट हैं उनको फौज में शामिल करने के बारे में। और ये लग रहा था कि शायद बेंजामिन की सरकार गिर जाएगी, लेकिन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज ने भी उनका साथ दिया, उनकी सरकार बच गई। और अब उनके संविधान के मुताबिक अगले 6 महीने तक कोई उनको छेड़ नहीं सकता। यानी कि नेतन्याहू अगले 6 महीने तक फ्री है नाउ, उनके संविधान के मुताबिक। अब चूंकि वो फ्री हैं, और चूंकि उनके बड़े भाई को ने शहादत दी थी, और चूंकि उनके पिताजी का एक प्लान था ग्रेटर इजराइल बनाने का, तो ये डिटरमिन्ड है। और ईरान के बारे में ये कह चुके हैं
अब इसको ये कहना कि साहब ये फुल फ्लैश वार है, हाफ फ्लैश वार है, ये कुछ नहीं है जी, ये सीधे सीधे वार है। और ये वार का मतलब ये है कि सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल हो चुकी है यूक्रेन में और रशिया में। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा आपसे ये कि अभी अगर हम भारत की भूमिका की बात करें, सर आपको क्या लगता है भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है इसमें? देखिए, भारत का स्टैंड भारत से बहुत दूर है इजराइल, लेकिन भारत इजराइल के साथ किस लिए है आप इसका बेसिक समझिए। पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट एशिया एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा आतंकवाद है, और उस वेस्ट एशिया के एक कोने पे इजराइल है और दूसरे कोने पे भारत है, और हम दोनों ही आतंकवाद से बुरी तरह से ग्रसित हैं। लिहाजा हमारा एक दूसरे के साथ नैसर्गिक या नेचुरल फ्रेंडशिप होना जरूरी है। तो हम हालांकि चूंकि पैलेस्टीनियन के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन सच ये है कि जब भी कभी आवश्यकता हुई इजराइल ने हमें साथ दिया। और आज मैं बता दूं आपको कि 1999 के कारगिल वार में जब हमको बोफोर्स गन के लिए एक कंपोनेंट की जरूरत थी, तब इसी सो कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इजराइल को मना कर दिया। बिल्कुल सर, और इसे अमेरिका को लेकर मेरा अगला सवाल होगा। सर मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त निपुण आलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर अमेरिका की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि भाई इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की हमने अभी तक जो देखा है उसके क्या किस तरीके के स्टैंड रहते हैं, आप अमेरिका को कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, अमेरिका की तो घोषित नीति रही है कि हम इजराइल का सपोर्ट करेंगे, और इजराइल के बनने में बड़ी भूमिका यूके और अमेरिका की थी। लेकिन अभी हम बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू तो बहुत पहले से कह रहे थे कि हमको ईरान पे हमला करना है, क्योंकि तो ईरान जो है परमाणु जो कार्यक्रम है बहुत तेज आगे बढ़ा रहा है, और लगभग वो नजदीक है कि वो एक एटॉमिक वेपन बना सकता है। उसको देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे कि हम अटैक करें, लेकिन कैसे भी करके उनको डोनाल्ड ट्रंप ने रोका हुआ था। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से पहले हम बात करें, बराक ओबामा की बात करें, तो उन्होंने समझौता भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल में समझौते को तोड़ा था। अब बात ये थी कि जो ईरान काफी बड़ी मात्रा में कर चुका था, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा दबाव ये था ईरान के ऊपर कि हम दोबारा से कोई समझौता करें और समझौते के माध्यम से रास्ता निकालें। उसका बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका अभी एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट की नजरिए से पूरे वेस्ट एशिया को देख रहा है। आप देखिए, सऊदी की हम बात करें, कतर की बात करें, यूएई की बात करें, अभी डोनाल्ड ट्रंप विजिट भी करने आए थे और करीब $3 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी यहां से लेकर गए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ईरान एक ऐसा देश है जो वेस्ट एशिया में अमेरिका के मंसूबे को रोकेगा और चीन और रशिया के मंसूबे को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी किसी भी तरह की कोई भी नई वॉर में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, इजराइल हमास वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो उनका कोशिश ये थी कि ईरान पर दबाव बना के प्रयास करें। लेकिन ये बात बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह रहे थे कि दबाव से काम नहीं बनेगा, हमें अटैक करने पड़ेंगे। आखिरकार ये हुआ कि उन्होंने अटैक कर दिया। अमेरिका ने ये कहा है कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। इवन डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना, अमेरिका का ये भी कहना है कि जो वेस्ट एशिया में जो हमारे सैनिक तैनात हैं, हम उनको भी क्या कर रहे हैं, वापस बुला रहे हैं। यानी कि बात ये है कि हो सकता है ये एक्सीडेंट हो जाए, आगे बढ़ जाए। इस पर आगे हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, समय का अभाव है, माफी के साथ आपको यहाँ पर मुझे रोकना पड़ रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, तीनों खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए।